जनाब सदर साहब और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं अभी मेवात से आ रहा हूँ। सवेरे 7 बजे निकला था और वहाँ का हालात देख के एहसास हुआ कि हम सब पर बड़ी जिम्मेवारी है। मैं 32 बरस से फ़िरक़ावारियत के सवाल पे काम करता हूँ और ख़ास वजह ये रही कि बुज़ुर्गों से एक बात सीखी। ईसा मसीह को जब उनका कमांडमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दो, आपस में मत लड़ो। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब उन पर कुरान शरीफ नाजिल हुई तो जिन लोगों ने उनको सुना वो उन पर ईमान लाने लगे और मुख्य पैगाम ये था कि सबका मालिक एक है और सब इंसान एक है। इस बात को कई लोगों ने, ख़ास तौर से जो अपने आप को दूसरों से बड़ा मानते थे, उनको बात नागवारा गुजरी और तंग करने लग गए इस्लाम को मानने वालों को। तो उन्होंने कहा कि इनसे लड़ो मत, मदीना चले जाओ, और बाद में खुद हिजरत करके चले गए। यानी पैगाम ये आया कि आपको आपस में नहीं लड़ना है, हुकूमत के जुल्म से लड़ना है। वही ईसा मसीह एक बार उसमें गए गिरजाघर में और जब उनने दौलत का अंबार लगा देखा तो कहा कि इसको तुमने चोरों और जुआरियों का अड्डा बना रखा है। ये दौलत तो राजा के और जो यहाँ के बड़े पादरी हैं उनके ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल होगी। तो चादर झटक दी और सूली पर चढ़ गए। पैगंबर मोहम्मद साहब जब वहाँ गए तो उनका भी यही कहना था कि आपस में मत लड़ो, हुकूमत से लड़ो। बाद में पिछले 100 साल पहले गांधी का ज़माना आया। गांधी ने भी यही सिखाया हमें कि आपस में मत लड़ो, हुकूमत से लड़ो। और करीब 200-250 बरस हो गए। फ़िरक़ावारियत हुकूमत का सबसे ताकतवर औजार है अवाम को लड़ाने और शोषण को बढ़ाने का। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो करीब 20 बरस तक हिंदुस्तान में फ़िरक़ावारियत काबू में रही। लोग मिलजुल के अपनी तरक्की करते रहे और बड़ी चीज़ें हासिल की। आज़ादी के पहले मुल्क में अकाल पड़ते थे, बड़े अकाल पड़ते थे। 1898 में एक अकाल पड़ा था, उसमें 1,40,00,000 लोग मारे गए थे। 4 साल बाद एक अकाल और पड़ा 1902 में, उसमें 50 लाख लोग मारे गए। 1943 का एक बड़ा अकाल पड़ा जिसमें 30 लाख से लेकर 40 लाख के दरमियान लोग मारे गए। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के तकसीम होने की सबसे बड़ी वजह वो थी। और भी वजूहात थी लेकिन सबसे बड़ी वजह वो थी। तो अकाल जो पड़े वो इसलिए पड़े जबकि एक बहुत बड़ा इतिहासकार है अमेरिका का, एडम जोन्स, उसने एक किताब लिखी 2006 में। किताब का टाइटल है दी जिनोसाइड, नरसंहार। उसमें तमाम नरसंहारों का जिक्र है कि जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे तो वहाँ रेड इंडियंस रहते थे, उनका सफाया किया गया, उसको एक जिनोसाइड कहा गया और तमाम का जिक्र है। तो उसमें एक चैप्टर हिंदुस्तान के बारे में है। उसमें लिखा उसने कि अंग्रेजों के आने के पहले, यानी अंग्रेज आए 1757 में, उनके पहले 300 साल तक हिंदुस्तान में अकाल नहीं पड़े थे। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अंग्रेजी राज चालू हुआ 1757 में, सिराजुद्दौला को मार के, धोखे से मार के, दगा दे के मारा। उसके सेनापति को खरीद लिया और जो पैसा उनको लड़ाई में खर्च होना था वो सारा का सारा पैसा हिंदुस्तान के व्यापारियों ने दिया। मीर जाफर सेनापति था जो बिका, और जगत सेठ, माणिक चंद वगैरह ये हिंदुस्तान के बैंकर्स थे जिन्होंने उस लड़ाई को, अंग्रेजों को पैसा दिया। हम गुलाम बन गए। सवेरे प्लासी की लड़ाई चालू हुई, शाम को खत्म हो गई। फिर क्या हुआ कि 1776 में कारखाना बनाने की नींव डाल दी जेम्स वाट ने, भाप का इंजन बना के। और जब भाप का इंजन बना तो इंग्लैंड में कपड़े के कारखाने चालू हो गए
और बाई द ईयर 1800 यानी टीपू सुल्तान को मारा इन लोगों ने 1799 में। उसके 1 साल के बाद बड़े कारखाने इंग्लैंड में बन गए। 42 कारखाने तो मैनचेस्टर में बने थे। एक एक कारखाने में हजारों लोग काम करते थे और उनको ज़रूरत थी हिंदुस्तान के लोहे की, हिंदुस्तान के कोयले की, हिंदुस्तान के कपास की यानी कॉटन की, और हिंदुस्तान के बाजार की। आधे हिंदुस्तान पर हुकूमत तब तक चालू हो गई थी, तो बाकी उन्होंने कहा ये करें। फिर हिंदुस्तान के अवाम खड़े हो गए बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में 1857 में, और हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर आज़ादी की जंग लड़ी। 3-4 महीने तक हिंदुस्तान की हुकूमत पर, मतलब दिल्ली की हुकूमत पर, दिल्ली पर बहादुर शाह जफर की हुकूमत रही, लेकिन बाद में अंग्रेजों का कब्जा हो गया और उनने तय किया कि हिंदुस्तान को काबू में रखने के लिए ज़रूरी है फिरकावारियत। तो फिरकावारियत एक, पहले हिंदुस्तान में बदकिस्मती से 3000 साल तक जात के नाम पर शोषण हुआ, छुआछूत बरता गया और जबरदस्त शोषण हुआ। लेकिन धर्म के नाम पर हमारा मुल्क काफी लिबरल रहा। यानी जिस वक्त ईसा मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ तो उन्हीं के एक साथी, उन्हीं के चेले सेंट थॉमस केरल में आए और ईसाइयत उनके साथ आ गई। पैगंबर मोहम्मद पर जब कुरान शरीफ नाजिल हुई तो अरब के व्यापारियों के जरिए कुछ आयतें आईं और केरल का ही एक राजा था चेरामन पेरूमल, मैं अभी कुछ दिन पहले गया था कालीकट, तो वो मस्जिद देखी मैंने जो बनवाई थी उसने। तो इस्लाम जब नाजिल हुआ या आया धरती पर तो हिंदुस्तान में दाखिल हो गया केरल के जरिए, या शायद मद्रास वगैरह, केरल में, केरल के जरिए वो दाखिल हुआ। हमारे मुल्क में गौतम बुद्ध ने जब अपनी तजवीज़ रखी तो उनका मजहब उस वक़्त तो नहीं, लेकिन आगे आने वाली सदियों में दुनिया में फैल गया। यानी खेतीहर समाज की खासियत है कि कहीं भी अच्छी तकनीक, जैसे अब अनाज, तब खेती की शुरुआत मानी जाती है, दजला और फरहाद 2 नदियों का दुआबा है इराक में, वहाँ से मानी जाती है, और वो चीज़ें दुनिया में फैल गई। कई चीज़ें हमारे मुल्क में आई, कई चीज़ें हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों में गई। तो खेती और समाज में मजहब का जुनून नहीं होता। जाति का तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में रहा कट्टरता, लेकिन मजहब के नाम पे खुलापन रहा। और दुनिया भर में हिंदुस्तान की चीज़ें वहाँ गई, वहाँ की चीज़ें यहाँ आई। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तानी संस्कृति हिंदू संस्कृति या इस्लामी संस्कृति नहीं है। मेरे टीचर अहमद बख्श थे, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था, गोद में बिठा के मुझे पढ़ाया। तो मेरे जिस्म में अगर मेरे माता पिता का खून दौड़ रहा है तो मेरे दिमाग को तो मेरे मौलवी साहब ने बनाया। मेरे अब्बा ने अगर अनाज पैदा किया किसान बनकर तो मेरे पड़ोसी ने उनको कपड़े पहनाए जुलाहा बनकर, एंड वाइस वर्सा। इस तरीके से जो हिंदुस्तान की संस्कृति ओवरलैपिंग कल्चर है, इसमें इस्लाम भी है, इसमें वेद भी है, इसमें हर चीज है। इसलिए इसको एक संस्कृति, ये तो बहुत हल्की बात है ये कहना कि हमारी संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, या वो दुआबा की संस्कृति, गंगा जमनी, वो तो हल्की चीज है। हर इंसान के अंदर इस्लाम है, हर इंसान के अंदर हिंदू है, हर इंसान के अंदर सिख है। हम एक साझा विरासत के वारिस है। तो ये तो हम नहीं, पूरा जो दुनिया, जब समाज खेतीहर समाज था, छोटे लोगों पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी, तब की बात है। लेकिन जब से बड़ी मशीन आई तो एक आप और बात गौर करें, हिंदुस्तान में अंग्रेजों से आने के पहले किसी राजा ने 1 रुपया किसी दूसरे देश को नहीं दिया। कुछ लुटेरे आए लूट के चले गए, वो दीगर बात है, लेकिन किसी राजा ने, हमारी हुकूमत ने किसी दूसरे मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए पैसे नहीं दिए। अंग्रेजी राज में एक बड़ा आंकड़ा
उपसा पटनायक एक प्रोफेसर है जेएनयू को, उन्होंने रखा आंकड़ा ये कि अंग्रेजी राज के 190 बरस में हिंदुस्तान की $45 ट्रिलियन वेल्थ इंडिया से इंग्लैंड गई। दादा भाई नौरोजी ने भी आज़ादी के पहले कुछ आंकड़े रखे थे, उसी को जाके और डिटेल्ड स्टडी की प्रोफेसर उपसा पटनायक ने, और ये आंकड़ा उनका बड़ा व्यापक है। $45 ट्रिलियन माने कितना? आज हमारे मुल्क की जो जीडीपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो $3 ट्रिलियन का है, उससे 15 गुना, जिसकी वजह से अकाल पड़े। और एक प्रोफेसर जिल्ली हैं एएमयू में, मैं उनसे मिला था एक मर्तबा, तो उन्होंने बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा कि, और ये उस किताब में भी जो वो हिस्टोरियन है जिसका मैंने जिक्र किया, एडम जोन्स, अमेरिकन हिस्टोरियन, उसने भी लिखा है कि हमारे यहाँ अकाल इसलिए नहीं पड़ते थे कि हमारे जो बादशाह होते थे वो अकाल की सूरत पैदा हो जाए तो लगान बंद कर देते थे, हम इस बार लगान नहीं लेंगे या अगले साल लेंगे। दूसरा, वो भाव पे व्यापारियों पे काबू रखते थे कि आपको फला चीज से इसमें से ज्यादा चीजें को दाम नहीं बढ़ाने। और हमारे मुल्क में छोटे उद्योग थे, तो जिस वक्त खेती वगैरह से पैदावार कम हुई तो लोग उद्योगों के जरिए गुजारा कर लेते थे। अंग्रेजों ने हमारे उद्योग नष्ट किए, अंग्रेजों ने व्यापारियों पर यह छूट बंद कर दी कि आप जमाखोरी करके आर्टिफिशियल तरीके से चीजों के दाम बढ़ाओगे। बंगाल के बारे में जब गांधी जी नोआखाली गए 1946 में, तो उनके साथ प्यारे लाल गए, उनके सेक्रेटरी, और उन्होंने लिखा अपनी डायरी में, कई चीजें लिखी, वो बड़ी महत्वपूर्ण डायरी है। एक तो उन्होंने ये लिखा, वहां नोआखाली जिला जो आजकल बांग्लादेश में है, उसमें 81% आबादी मुस्लिम, 19% आबादी हिंदू, 66% जमीन के मालिक हिंदू और बाकी के मुसलमान, यानी आबादी मुसलमानों की ज्यादा और जमीन काफी कम। तो जब अकाल पड़ा तो व्यापारियों ने 6 महीने के अंदर चावल की कीमतें 10 गुना बढ़ा दी, और जो व्यापारी थे वो माला माल हो गए। व्यापारी तबके में चूंकि हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, मुसलमानों ने भी कीमतें बढ़ाई, लेकिन चूंकि हिंदू व्यापारी ज्यादा थे तो माला माल होने वालों में उनकी तादाद ज्यादा थी। मजदूर तबके में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, इसलिए मरने वालों में जो 30 या 40 लाख लोग मरे, उसमें 60-70% तो मुसलमान थे। और फिर पार्टीशन का जब दौर आया, उस वक्त जब वायलेंस भड़की, तो इसका इस्तेमाल, यानी 46 में जब वायलेंस हुई, इसका इस्तेमाल इसमें किया गया। खैर, मेरा कहने का मकसद इतना था कि हमारे मुल्क में अरसे से मजहब के बारे में, एक दूसरे के मजहब का एहतराम, एक दूसरे की जिंदगी से मेल जोल शामिल था। और जब बड़ा कारखाना आया तो हमारे लिए तोड़ा गया, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तोड़ा। देश में एक जमींदार तबका खड़ा कर दिया, एक महाजन तबका खड़ा कर दिया, एक अफसर तबका खड़ा कर दिया, और इतने खूंखार तबके थे ये कि अवाम को जानवरों से बदतर मानते थे। गांधी जी ने 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से वापस लौट कर आए और आज़ादी की मुहिम चालू की, जिसमें जनता की भागीदारी चालू हुई, तो और उन्होंने 4 बातें रखी थी। पहली बात कि डर से आज़ादी, हमें 4 किस्म की आज़ादी हासिल करनी है। पहली खौफ से आज़ादी, दूसरी पॉलिटिकल फ्रीडम, तीसरी इकोनॉमिक फ्रीडम, और चौथी कल्चरल फ्रीडम। कल्चरल फ्रीडम के माने हम पर कोई बंदिश न लगाए, हमें जिस तरीके से इबादत करनी है उस तरीके से हम रह सके। अंग्रेजों ने कानून तो बंदिश नहीं लगाई थी, लेकिन ये जो तबके खड़े कर दिए थे, इन्होंने जलील करना चालू किया था लोगों को। और जब गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई की मुहिम चलाई, तो खौफ से आज़ादी के लिए, तो पहले ही नेशनल मूवमेंट में जब 1919 में रोलर टैक्स सत्याग्रह चालू हुआ, तो उन्होंने जब ऐलान किया कि
ये जो रॉलेट कानून आया है जिसपे बोलने की आज़ादी पे पाबंदी है कि 4 लोगों से ज़्यादा कहीं जमा नहीं हो सकते बगैर प्रायर परमिशन ऑफ द कलेक्टर, किसी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हिस्सा नहीं ले सकते, जैसे कि आज का माहौल बन गया है। तो उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे मुल्क में हड़ताल की जाए, दफ्तरों में न जाएं लोग, दुकानें बंद रखें वगैरह वगैरह। और लोगों ने माना। दिल्ली में तो हड़ताल 30 मार्च को ही हो गई कम्युनिकेशन के गैप की वजह से, और उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था हकीम अजमल खान ने और स्वामी श्रद्धानंद ने। गांधी जी ने लिखा है अपनी किताब में कि हकीम अजमल खान का अगर एक ऐलान हो जाता था तो हिंदू मुसलमान पूरे शहर के, उनके लिए तो बिल्कुल जैसे कि किसी के माता पिता का फरमान है वैसा होता था। तो इस तरीके से एक दिन में हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग से खौफ गया और फिर चलता रहा। लेकिन उसी वक्त ये जो फिरकावारियत की ताकतें खड़ी हुई और उनको सपोर्ट किया जमींदार, ट्रेडिंग क्लास, अफसर वर्ग ने और राजा महाराजाओं ने। इसमें 562 रियासतें थी, उन लोगों ने मदद की। खैर ये तो पुरानी कहानी। मैं 1969 पर आना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ हमारे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मैं पढ़ता था IIT में। जब मैं IIT में दाखिल हुआ तो उस वक्त IIT में बहुत एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते थे। मैं तो PhD करने गया था, लेकिन पिछली प्रोग्राम BTech का होता था और काफ़ी टफ, मतलब उसमें एडमिशन मुश्किल होता था, तो रईसों के बच्चे आते थे। तो अब मैं, चूँकि मेरे अब्बा गांधी परिवार से थे, गांधी जी के साथ वो कुछ वक्त गुजारा था और आज़ादी की लड़ाई में जेल वगैरह गए थे, तो मेरे दिमाग पे गांधी और फिर हमारे मौलवी साहब का मेरे ऊपर असर, जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया। और यहाँ देखा तो उन्होंने कहा कि वो गॉडसे ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी अपने डिफेंस में, जब गांधी जी के कत्ल पे उसको मुकदमा चला तो वहाँ वो सर्कुलेट होती थी। मैं दंग रह गया कि ये IIT के बच्चे क्या बिल्कुल बेहोश हैं। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि क्लास कैरेक्टर अवाम का बिल्कुल फर्क है और इलीट का बिल्कुल फर्क है। फिर दंगा हुआ जिसने हिंदुस्तान की तारीख की पॉलिटिक्स बदली। अहमदाबाद में हुआ और भिवंडी में हुआ। उस दंगे में करीब 5000 लोग मारे गए। हुआ ये कि कपड़े का कारखाना हिंदुस्तान में, कपड़े के कारखाने में हिंदुस्तान में ज़्यादातर कपड़ा बनता था। 1960s में एक तब्दीली ये आई कि कपड़े के बड़े कारखाने में तो बहुत पूंजी लगती है, सिर्फ करोड़पति लोग ही उसको चला सकते हैं। लेकिन पावरलूम निकल के आ गई, एक छोटी मशीन जिसमें एक बल्कि 2 शिफ्ट में काम कर 2 लोगों की ज़रूरत, उसकी लागत 2 लाख रुपए। हैंडलूम की लागत उस ज़माने में 20,000 रुपये, तो उसकी तुलना में 10 गुनी ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते थे। तो ये भिवंडी में तमाम पावरलूम लगी और उसमें मुसलमान मजदूर थे, जुलाहे थे, हिंदू भी थे। लेकिन जब कुछ जुलाहों ने सोचा कि हम अपनी पावरलूम लगा लें, तो ना लगा सकें इसके लिए वहां पर फसाद हुआ ताकि मुसलमान पनप ना सके। और अहमदाबाद में व्यापारियों ने सोचा कि हमें नई मशीनें लानी है ताकि कम लोग लगें और ज़्यादा मुनाफा हो। तो उसमें के कारखानों में उस वक्त हिंदू मुसलमान दोनों थे। उनको लगा कि ये तो एतराज़ करेंगे, हड़ताल करेंगे, लिहाजा इनको अगर तोड़ा जा सके। तो वहाँ बैठी थी हिंदू मुस्लिम पोलराइज करने वाली जमात, और तब से हिंदुस्तान में इलीट क्लास ने अपनी बेलगाम शोषण की वृत्ति की वजह से फिरकावारियत को फिर से खड़ा कर दिया। आज़ादी की लड़ाई के पहले अंग्रेजों के हक में और आज़ादी के बाद 1969 के बाद से हिंदुस्तान के उद्योगपतियों की खातिर। और उसमें बहुत बड़ा इजाफा हो गया जब टेम्पल मूवमेंट खड़ा हुआ 1989 में, और 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो बड़ी ताकत इस तबके के हाथ में आ गई।
मैं चाहता हूं कि हम सब लोग फिरका वारियत का ये जो करैक्टर है, पूंजी वाला करैक्टर, इस पर गौर करें, क्योंकि अगर हम उनकी ताकत का अंदाजा लगा लेंगे तो फिर हम उसका मुकाबला कैसे करें, इस पर भी हम सोच सकते हैं। अगर उसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ यही मानते रहेंगे कि साहब वो तो आरएसएस और बजरंग दल, इन लोगों की करामात है उनकी करामात, ये तो कारिंदे हैं, नौकर है, इंक्लूडिंग द स्टेट, द गवर्नमेंट। असली इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिनके हाथ में आज पूरी मीडिया की ताकत है, वो हिंदुस्तान का कॉरपोरेट एलीट है। जब ये शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो मैंने तय किया कि मैं बस्तियों में जाऊंगा, इसके बारे में लोगों को जागरूक करूंगा। तो एक दिन जेएनयू के 2 बच्चे और मैं, मुनीर का एक जगह है इधर आईआईटी के आगे, तो मुनीर का के बाजार में मैं घूमा, एक पर्चा लिख लिया था, पर्चा दे रहे थे, एक दुकान में गए। अरे यार, बोले तुम ये मुसलमान हमेशा ही तंग करते हैं, अब जब भाई पाकिस्तान बन गया तो वहां क्यों नहीं चले जाते? तो मैंने कहा पाकिस्तान बना कहाँ है, हुकूमत बनी है। पार्टीशन सिर्फ इतना ही हुआ था कि हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उसमें 4 राज्यों पर मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी, यानी आधा पंजाब, आधा बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और 562 रियासतों में 14 रियासतें पाकिस्तान के सरहद में गई। तो हमने कहा एक हुकूमत वहां होगी, बाकी पे कांग्रेस की होगी, उसको इंडिया कहा जाएगा, उसको पाकिस्तान कहा जाएगा। लेकिन ये तय हुआ कि जो आदमी जहां रहना चाहे रह सकता है। तो हमने कहा ये तो पॉलिटिकल चीज थी, और उस जमाने में सेंट्रल असेंबली के लिए सिर्फ 1% लोग वोट डाल सकते थे। 1885 में कांग्रेस चालू हुई, और उसके 2 या 3 साल के बाद बदरुद्दीन तैयब जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो देवबंद से एक फतवा निकला, अपील निकली, फतवा क्या कहूँ उसको मैं, कि साहब कांग्रेस की इस मुहिम को ज्वाइन करो। और बदरुद्दीन तैयब जी के ज़माने में लगभग 1/4 से ज़्यादा जो मेंबरशिप थी कांग्रेस की, वो मुसलमानों की थी। और गांधी जी ने जब 1915-16 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में से हिंदुस्तान के आज़ादी में के जन आंदोलन की शुरुआत की, उस वक़्त के बाद तो मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद, यानी कांग्रेस की मेंबरशिप में हर सूरत में 1/3 1/4 तो मुसलमान थे, इंक्लूडिंग पार्टीशन के दौर तक। तो आप किसका, तो जब मैंने उस आदमी से ये बात कही तो जरा सुना उसने, लेकिन पता नहीं किसने फोन कर दिया, पुलिस आ गई। तो हमारे साथ जो जेएनयू के बच्चे थे बोले ये किसके पर्चे बांट रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वो अपने चौकी ले गई, मुझे भी ले गई। तो मैंने कहा तुम पढ़ तो, पर्चे में लिखा क्या है? हमारे मुल्क की लड़कियां और औरतें रात के 2 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हैं सड़क पे, किस मसले के लिए बैठी हैं, उस मसले को हम समझ लें। तो जब हमने ये बात रखी तो खैर सिपाही एक आधा अच्छा था, बोले भाई ऐसा है कि यहाँ पर एतराज कर रहे हैं लोग, तो और कहीं जाके आप चले जाएं। तो हमने कहा तुम्हें तंग नहीं करने, हम और कहीं चले जाए। फिर हम और जगह गए। Then I realized कि जो बात अंग्रेजी जमाने में अंग्रेज चाहते थे, वो हमारे हिंदुस्तान का व्यापारी आज चाहता है। छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, उसमें अच्छे लोग भी हैं जिनके दिमाग साफ हैं, लेकिन बड़ी तादाद 80% के करीब मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का एलीट इस बीमारी का शिकार हो गया है। तो हमें अब इस पे विचार करना है कि इनका दायरा कितना बड़ा है और हम उसमें क्या करें। इस वक्त हमारे सामने सूरत ये है, जब से ख़ास तौर से 2002 हुआ, मैं गुजरात जाता रहता हूँ, और गुजरात में अभी भी गया था, मैं कल ही आया गुजरात से वापस। तो मैंने ये महसूस किया कि अल्लाह ताला ने हर कम्युनिटी में वो ताकत दी है कि अगर उसको टारगेट बना के जुल्म उस पर किया जाए तो उसकी मुखालफत कर सके। अब इस वक्त तो टारगेट पिछले 30 बरस से मुसलमान हैं, उन्हीं के प्रति घृणा पैदा करके आप वोट हासिल करते हो और हुकूमत हासिल कर ली। बीच में 10 वर्ष का दौर गुजरा जब कांग्रेस की हुकूमत रही या यूपीए की सरकार रही, लेकिन अदरवाइज 30 बरस से राजनीति में जो सेंट्रल पावर या रही, वो या राजनीति का जो मेजर ड्राइविंग फोर्स रहा,
वो फिरकावारियत नहीं। तो मुसलमानों को इसके लिए उठने की जरूरत है। कैसे उठें? एक रास्ता शाहीन बाग की लड़कियों ने दिखाया, बहुत कामयाब रास्ता था, हम उसको फेल ना माने, उसको आगे ले जाने की जरूरत है। उन लोगों ने अहिंसा का वो नमूना पेश किया जो गांधी ने नमक सत्याग्रह के वक्त 1930 में दिया था। मैं रोज मतलब हर हफ्ते में 2-3 बार जाता था शाहीन बाग, और फिर दिल्ली में कई जगह शाहीन बाग चल रहे थे, एक जाफराबाद में चल रहा था और कई जगह, तो मैं वहाँ भी जाता था। हर जगह मैंने, एक बार रांची भी गया था, झारखंड में रांची एक जगह है, वहाँ पे भी ऐसी शाहीन बाग चल रहा था। हर जगह मैंने जाके देखा कि इन लड़कियों में जो बात दिल में वो जुबान से बोलनी, कोई कपट नहीं, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, और उनको उस मुद्दे की पकड़ थी कि नागरिकता का जो संशोधन कानून बना है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आते हैं बगैर वीसा के या इलीगली, उनके हम 2 खांचे करेंगे, एक मुसलमान और एक बाकी को तो हम कहेंगे शरणार्थी और रिफ्यूजीज, और मुसलमानों को कहेंगे इनफिल्ट्रेटर, और इनको वापस भेजेंगे या जेल भेजेंगे। तो मैंने इस पे पोजीशन ये ली, और मेरी पोजीशन लड़कियों ने मेरे से और अधिक क्लैरिटी से ली कि जो लोग बाहर से आते हैं या हमारे लोग जो बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान के 3 करोड़ हिंदुस्तानी तो बाहर है, तो हम लोग कोई रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से नहीं, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से नहीं, रोटी की तलाश में, रोजगार की तलाश में जाते हैं। बाहर से भी जो लोग आते हैं वो काम की तलाश में आते हैं। और आजकल बांग्लादेश की हालत हमसे बेटर है, तो अभी कुछ दिनों पहले मैं वहां गया था, मालदा पे सरहद पे गया, बांग्लादेश की सरहद है मालदा में, पश्चिम बंगाल और उसकी, वहां देखा लंबे ट्रक की लाइन लगी है, होंगे कम से कम 60-70 ट्रक, उसमें प्याज भरी थी, प्याज जा रही थी उधर। फिर मैंने पूछा कि यहाँ से आदमी, बोले यहाँ से आजकल वहां की मजदूरी बेहतर है तो यहाँ से वहां जाते हैं लोग काम करने। तो हमारे सारे के सारे मुल्क गरीब मुल्क है, इसमें एक आदमी जब दूसरे मुल्क में जाता है तो काम की तलाश में जाता है, और उन मजदूरों में आप भेदभाव ना करें, वो ना करें क्लासिफिकेशन या उनके दरार ना डालें। ये हमारी पोजीशन थी, और यही एग्जैक्टली पोजीशन लड़कियों की थी, शाहीन बाग की बेटियों की थी। और मोदी को कहना पड़ा, नहीं खैर ये तो मैं कह रहा हूं कि ये मसले का 10% हिस्सा है। 90% हिस्सा क्या था कि आसाम में तभी आया था एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और बाकी तमाम मुल्क में इनकी कई नेता कह चुके थे बीजेपी का सारे मुल्क में लागू करेंगे, और इतने हार्ड सबूत मांगे जाते थे एनआरसी में कि आप सरकारी जन्मपत्री यानी बर्थ सर्टिफिकेट लाओ किसी सरकारी अस्पताल में। हिंदुस्तान में 90% बच्चे घर में पैदा होते हैं, कहाँ से लाओगे आप? फिर हाई स्कूल के सर्टिफिकेट चाहिए। अब हमारे हिंदुस्तान में तो 70% आदमी हाई स्कूल तक पास नहीं है, बल्कि 80%, तो कहाँ से लाएगा, एंड सो ऑन। तो ये मुश्किलें थी, और अगर ला भी ले आओ, अगर अफसर का बदनीयत अफसर है तो आपके ख्याल का देख हम नहीं मानते इसको, और कुछ लाओ, जो आसाम में हुआ, एंड सो। तो मैंने कहा कि असली मकसद ये है कि बाकी लोगों के लिए आप पूरे हिंदुस्तान पे एनआरसी लागू करोगे और उसमें फिर 2 खांचे बनाओगे, तो मुसलमानों को जलील करने का एक रास्ता है, और यही मुख्य बात थी। लेकिन फिर मोदी को कहना पड़ा कि हमने कब कहा है एनआरसी लागू करने का राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पे, तो उनको बैकआउट करना पड़ा। अब एक अलग मसला है कि वो फसाद हो गया दिल्ली का, और फिर कोरोना आ गया और आंदोलन वापस हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि उन लड़कियों ने एक रास्ता हमें दिखाया कि अगर एक किसी कौम को आइसोलेट करके, टारगेट करके उस पर जुल्म किया जाए तो उस कौम में ताकत है, उसको खड़ा होने ही चाहिए। अब गुजरात में जो काम कर रहा हूं, मैं 2002 से जाता रहता हूं, और गुजरात में लोगों की सच्चाई की कोई सीमा नहीं। जब 2002 में मैं एक रिलीफ कैंप में गया तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए, तो एक आदमी थे, उनका नाम था मोहम्मद भाई, हसू भाई वेलिम। तो हमने कहा मोहम्मद भाई कहाँ से हो? बोले बोरू का हूँ। हमने कहा आपके गांव में कितने लोग मरे? बोले 1। मैं तो सुन रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे हैं। तो उन्होंने कहा 1। हमने कहा घर कितने चले? बोले 150। हमने कहा गाँव कितना दूर है? बोले 10 किलोमीटर।
तो मैंने कहा अच्छा चलिए मैं जाता हूँ आपके गाँव। तो मैं अब जब बाहर निकल के आया तो ऑटो वालों से कहा कि उस गांव चलोगे? बोले हम नहीं जाएंगे। उसे कोई तैयार नहीं होता, पैदल ही चला गया। 10 किलोमीटर दूर था तो पहुंच गया। जब मैंने गांव के लोगों से पूछा यहाँ कितने लोग मरे, कितने घर जले, तो वहां हिंदू ही बचे थे। उन्हें सबने कहा कि 150 लोग मरे, 150 घर जले, एक आदमी मरा। मैंने कहा कि आमतौर पर जो कम्युनिटी सफर करती है अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलती है। मोहम्मद भाई में एक रत्ती बढ़ा चढ़ा पर नहीं था। फिर मैं पांडावाड़ा का एक केस आया तो पांडावाड़ा गया, गोधरा जिले का एक गांव है, वहां 27 लोग मरे थे और 157 घर जले थे। तो जब मैं गांव गया, बहुत खौफनाक जगह थी। जब मैं लौट कर आया, खैर गांव में गया तो सरपंच से पूछा कि आपके यहाँ कितने लोग मरे। तो गांव के लोग बोले नहीं साहब हमने नहीं, वो तो बाहर से आए थे दंगाई करने वाले, ऐसी बातें कर रहे थे लोग। लेकिन सरपंच रहा ठीक था, बोले 11 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ। फिर मैं गया, ये सारे के सारे लोग रिलीफ कैंप में थे लूनावाड़ा में। मैं लूनावाड़ा गया, उनसे पूछा कि आपके हिसाब से कितने लोग मरे पांडावाड़ा में? तो उन्होंने कहा 22। उनको पूरी जानकारी नहीं थी तब, लेकिन बाद में पता लगा 27 लोग मरे। यानी उसने भी, उनका नाम था सादिक बोहरा, एक रत्ती बढ़ा के नहीं बोला, जितने घर जाए उतनी घर बताए। तब मैंने कहा कि तुम लोगों में सच्चाई है और तुम अपने पांव पे खड़े हो जाओगे। और गुजरात का बहुत कठिन दौर से गुजरा है गुजरात, और लोगों में हौसला बना रहा क्योंकि उनमें सच्चाई थी। तो 2 बातें मेरे दिमाग में आई कि इस जमाने में दौलतमंदों के पास 3 ताकतें हैं। एक तो ऑब्वियसली पूंजी है, बाजारों पे कब्जा है, नौकरी देने की ताकत है। दूसरा मीडिया है उनके पास। तीसरा पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में है, वो मैन्यूवर करते हैं। तो 3 तरीके का जुल्म इस वक्त हो रहा है। फिरकावारियत तो बल्कि 4 तरीके से ऑपरेट कर रही है। एक तो सरकार के गलत कानून, फिरकावारियत का एक फ्रंट वो, फिरकावारियत का दूसरा फ्रंट व्यापारियों वाला मीडिया, तीसरा प्रशासन के द्वारा भेदभाव, और चौथा गांव गांव में जो लिंचिंग करने वाले स्क्वाड खड़े कर दिए गए। इसकी काट यही है कि हमारे पास भले ही हथियार ना हो, पूंजी ना हो, मेंटल कैपेबिलिटी मैन्यूवरिंग की ना हो, चकमा देने की, चालाकी की अकल ना हो, लेकिन लोगों के अंदर सच्चाई है। अभी मैं नूह गया था, नूह में जिन लोगों के घर जले उनसे मिल के आया, वही सच्चाई मैंने वहां देखी। बहुत नुकसान हुआ कई लोगों के, तो वहां पे मेरा अंदाज है करीब 500 के करीब घर जले। एक तो वो मंदिर जहां पे था, जिस पे लोग जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए, लेकिन वो लीड किया गया था बजरंग दल द्वारा। बंदूकें लेके जाते हैं, वल्गर बातें करते हैं, गाली गलौज, लड़कियों का अपमान, जाने क्या क्या बोलते हैं। और 6 साल से मेवात में मैं देख रहा हूं कि कितना ह्यूमिलिएशन किया गया है। अभी 3-4 महीने पहले लेटेस्ट घटना घटी, जब सुनैद और नासिर का, जो घाटमीका के रहने वाले 2 बच्चे थे, बच्चे क्या मतलब 30-35 साल के लड़के थे, उनका कत्ल किया। और जिन्होंने कत्ल किया उन्हीं के सपोर्ट में मनेसर में, हतीन में सभाएं हुई। तो मैं जब उधर गया तो मैंने फिरोजपुर झिरका के लोगों से कहा कि एक सभा सब बिरादरी की कर ली जाए। तो एक डॉक्टर आलम हैं और कुछ और साथी हैं, तो उन्होंने कहा हम करेंगे। तारीख मुकर्रर हो गई, जगह तय कर ली, सरकार की परमिशन चाहिए, परमिशन नहीं मिली। यानी दंगाइयों को जिन्होंने कत्ल किए उनको तो परमिशन मिल जाती है, इनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन सब्र रखा, इस बार थोड़ा सब्र। जब इनने धमकी दी कि हम आ रहे हैं, तुम्हारा जीजा आ रहा है, अब जीजा बड़े एहतराम की चीज है, अगर अपन इज्जत से बोलो, वरना गाली दे के कहो तो फिर तो बहुत ही वल्गर बात है, सबसे भद्दी गाली है। तो इस तरीका लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब जुलूस गया तो उस पर पथराव हुआ तो इनकी तरफ से गोलियां भी चली थीं, और उसमें अगर टारगेटेड किलिंग करनी होती तो पता नहीं कितने लोग मरते, दोनों तरफ के, हिंदू और मुसलमान। लेकिन कुल मिला के 3 लोग मरे, 2 होमगार्ड और एक आदमी, ये भी पता नहीं किसने मारा। इतना रेस्ट्रेंट बरता उन बच्चों ने, लेकिन
पूरे हिंदुस्तान में ये तमाशा खड़ा किया गया कि साहब मुसलमानों ने मेवात में हिंदुओं पे हमला कर दिया। 6 साल का, अब मैं और बाकी घटनाएं नहीं बता सकता, वक्त की कमी है, और वैसे भी आपको ज्यादातर को पता है कई लिंचिंग की घटनाएं घटी मेवात में। हर एक में लिंचिंग करने वालों की तारीफ हुई और प्रोजेक्ट ऐसे किया गया कि साहब हिंदुओं पे कहर हो, जुल्म हो रहा है। तो एक काम तो हमें यही करना है कि हम सच्ची बात, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, खासतौर से शिक्षक तबके के लोग हैं, उनके जरिए बच्चों के दिमाग में सच्चाई डालें। हमारी आज़ादी की तारीख के बारे में जो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है उसको रखें, और आजकल जो घटनाएं घट रही हैं पिछले 9 बरस में, इन घटनाओं का सही आकलन खुद करें और लोगों के सामने रखें। इस वक्त हिंदुस्तान बदली के मुहाने पर है। हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुकी है और उसका डाउनफॉल चालू हो चुका है। हमें सब्र रखने की जरूरत है। इन दुकानदारों ने बहुत अच्छी बात आज मुझसे कही, जिनके घर जले और दुकानें तोड़ी गई। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हम में भी रिएक्शन हो सकता था, लेकिन हमने सब्र रखा। हमने कहा आपने सब्र रख के एक मिसाल कायम की है। इनके जो साजिश है वो नकाब उतर जाएगा उस पे से, और अल्टीमेटली कामयाबी आपकी होगी। मैं यही चाहता हूं कि अपन मुल्क में ऐसी फिजा खड़ी करें कि हुकूमत से अवाम को कभी ना आके, दंगाइयों से आम लोगों को कभी ना आके। हर कौम में कुछ शैतान होंगे, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन हम शैतानों से आम लोगों को कभी ना आके आम लोगों को अपना ही माने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान औरत हो, चाहे मर्द। अगर ये हमने किया तो हम समझते हैं कि हम सही रास्ते पे होंगे और कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस प्रोग्राम के हमारे खुसूसी मेहमान, हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर वी.के. त्रिपाठी साहब, ज़िम्मेदारान मरकज़ और यहाँ इस हाल में मौजूद मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान दोस्तों और मेरी मोहतरम बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले प्रोफेसर त्रिपाठी साहब का शुक्रिया दिल की गहराइयों से हम सब अदा करते हैं कि आपने हमारी इस गुजारिश को कबूल फरमाया, और जैसा कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा, सुबह 7 बजे से प्रोफेसर साहब मेवात के इलाके का दौरा करते हुए सीधे यहाँ पहुँचे हैं। आपको रिटायर हुए भी बहुत वक्त हो गया है। इस उम्र में आपकी ये लगन और ये मेहनत और ये हौसला और आपका जो पूरा तजर्बा है, अभी आपकी गुफ्तगू में आपने सिर्फ बातें नहीं की हैं बल्कि आपका पूरा एक्सपीरियंस बोल रहा था। इस देश के बारे में आपका जो विजन है वो बोल रहा था। आपने अपनी 30-35 मिनट की गुफ्तगू में हमको तकरीबन 70-75 साल का इस मुल्क का जो सफ़र है उसकी तरफ उसको एक नक्शा दिखाया, बल्कि उससे पहले से पिछले 200-300 साल इस मुल्क में जिस तरह के हालात रहे और अब इस वक्त हम जहां मौजूद हैं
और हमारे सामने जो चुनौतियां और चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, उसकी तरफ आपने इशारा किया। मुझे 2-3 बातें आप हजरात के सामने सिर्फ आपको याद दिलानी है। एक बात तो ये कि इस वक्त जो मुल्क के हालात, जिसमें जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी इशारा किया है, पिछले 30 सालों से, 3 दहाइयों से मुसलमान ख़ास तौर से निशाने पर है, उसके खिलाफ नफ़रत पैदा की जा रही है, उसको मुल्क का एक किस्म से दुश्मन बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि आज़ादी के 70-75 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे इस मुल्क में अभी तक वो खतरनाक किस्म की बीमारियां मौजूद हैं, ऊंच नीच, छुआछात, छूत छात। एक बड़ी आबादी को अभी भी इंसानों का भी दर्जा हासिल नहीं हुआ है। कानूनी तौर पर हमने बराबर दर्जा दे दिया है, लेकिन अभी भी उनकी वो इज्जत समाज में नहीं है। अभी भी वो दूसरों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, अभी भी वो अपनी खुशी उस तरह नहीं मना सकते हैं जिस तरह दूसरे लोग मना सकते हैं। अभी भी उनको आम इबादत गाहों में, पूजा स्थलों में जाने की इजाजत नहीं है। अभी भी शादी ब्याह के मौके पर वो रस्में नहीं कर सकते जो रस्में दूसरे आम लोग कर सकते। अभी भी इस देश में ऐसी बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने सर पर इंसानों की गंदगी को ढोते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स। क्या ये हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए ये शर्म की बात नहीं है कि 75 साल के बाद भी हम ही जैसे इंसान, इस देश के नागरिक, उनके दरमियान इतना फर्क, इतना सामाजिक भेदभाव अभी तक बाकी है। प्रोफेसर साहब ने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन हमारे समाज का ये एक हकीकत है कि अभी भी हमारे समाज में जात, बिरादरियां, ऊंची जात, नीची जात, छुआछूत, ये अभी भी इतना ज्यादा मजबूत है। और आप जानते हैं कि इसको मजहब के जरिए से जस्टिफाई भी किया जा रहा है। ये और ज्यादा खतरनाक बात है। कभी कभी ये दलील सुनने को मिलती है कि इनका हाल, ये दलित इसलिए हैं, ये सताए इसलिए जा रहे हैं, ये शूद्र इसलिए हैं कि पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, उसका नतीजा ये भुगत रहे। यानी उसको जस्टिफाई करना, वो भी मजहब के जरिए, ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। आज जो नफरत का माहौल, और खास तौर से मुसलमान इस वक्त ज्यादा निशाने पर हैं, लेकिन आप देख रहे हैं दलितों पर भी हमले हो रहे हैं, आदिवासी उजाड़े जा रहे हैं, उनकी जमीनों से उनको बेदखल किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के जो वाकयात हुए हैं देश में पिछले दिनों में, उनमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद दलितों की मॉब लिंचिंग हुई है, आदिवासियों को भी की मॉब लिंचिंग भी हुई है। खवातीन के साथ जुल्म ज्यादती का मामला तो हम जानते हैं, लेकिन जो निचले तबके की खवातीन जिनको समझा जाता, उनके साथ ज्यादा ज्यादतियां। और अभी मणिपुर हमारे सामने है, किस तरह वहां के कुकी आदिवासियों के साथ उनके मजहबी मकामात, चर्चेज, उनको जलाया गया और कितने 150 से ज्यादा लोग मारे गए, और खवातीन को जिस तरह नंगा और बरहना करके वहां घुमाया गया, उस सब के लिए, हम सब के लिए शर्म की बात है। यहां मैं, चूंकि यहां बैठे लोगों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, बल्कि ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, ये बात हमें सामने रखनी चाहिए कि ये फिरका वारियत और ये नफरत जिसका रुख आज मुसलमानों की तरफ है, इसको सिर्फ मुसलमानों का इशू ना समझा जाए।
यकीनन टारगेट इस वक्त मुसलमान है, और मुसलमानों के खिलाफ नफरत उनको पॉलिटिकल भी सूट करता है, और उनका जो नजरियाती एजेंडा है आइडियोलॉजिकल, इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसमें भी उनको मुसलमान सबसे ज्यादा बड़ी रुकावट नजर आता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी और पहचान को से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह मसला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, ये कम्युनल हेट्रेड और ये नफरत, ये इस पूरे मुल्क के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बात हमको माननी चाहिए, और इसका मुकाबला सिर्फ मुसलमान की हैसियत में हमको नहीं करना है, बल्कि इसका मुकाबला इस देश के नागरिक के तौर पर सबके साथ मिलकर हमको करने की जरूरत है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी इशारा किया, अंग्रेजों ने इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाने का काम, हिस्ट्री को एक अलग अंदाज में लिखने का काम किया, क्योंकि वो हुकूमत अपनी बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों की बात से भी पहले, क्योंकि हम सब कुरान पढ़ते हैं, और कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जिक्र है। फिरौन मिस्र का हुक्मरान, वो अपने आप को खुदा और इला कहता था, सबसे बड़ा खुदा मैं हूं, अना रब्बुकुमुल आला। कुरान में कहा गया कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मेरी इबादत करो, मेरे आगे झुको, फिरौन कहता था। और फिर एक चीज और बताई गई कुरान में कि फिरौन ने अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए लोगों को, आवाम को गिरोहों में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करना ये वहां से शुरू है, उससे भी पहले ये हुक्मरान तबका जो है वो अपने आप को, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वो आवाम में तकसीम करता, डिवाइड करता, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने भी किया। आज यही काम कौन कर रहे हैं? मुल्क की आवाम को डिवाइड करने का काम जो भी कर रहे हैं वो फिरौन का रास्ता अपना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स का रास्ता अपना रहे हैं। और याद रखिए, प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमारे देश में एक संस्कृत का एक जुमला बहुत राइज है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती। नफरत फैलाने और समाज को बांटने का काम करने वालों का अंजाम वही होगा जो फिरौन का हुआ है। ब्रिटिशर जिस तरह जलील होकर यहां से गए हैं, उसी तरह इन लोगों को जलील होना पड़ेगा जो भी इस रास्ते पर चलें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम सबको याद है, हम पढ़ते हैं, हिटलर और मुसोलिनी ने जो रास्ता अपनाया, नफरत का रास्ता, तशद्दुद का रास्ता, अपने मुखालिफिन को खत्म करने का रास्ता, एक दुश्मन खड़ा करने का रास्ता, हिटलर का जो अंजाम हुआ, मुसोलिनी का जो अंजाम हुआ, वो अंजाम हमें याद दिलाना चाहिए आज के मौजूदा हुक्मरानों को भी। ये कायनात कभी भी गलत और झूठ और नफरत की चीजों की तायद नहीं कर सकती। जुल्म और नाइंसाफी और नफरत का ये माहौल ज्यादा दिन जारी नहीं रह सकता। आज हम देख रहे हैं, और हमारे प्रोफेसर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया है, एक गलती हमसे कभी कभी होती है कि इस नफरत के माहौल में हम उन फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस जिनकी तादाद बहुत थोड़ी है, हम पूरे हिंदुस्तानी और इंडियन सोसाइटी को उसका हिस्सा समझ लेते हैं कि सब लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं है। हमें इन कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस को इंडियन सोसाइटी से अलग करके देखना चाहिए। इंडियन सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा इनके एजेंडे के साथ नहीं है। यह स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। जब हम सबको उनके साथ कर देते हैं तो फिर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इस नफरत का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि हम इंडियन सोसाइटी का जो बड़ा तबका इस नफरत के एजेंडा के खिलाफ है, उसको साथ लेकर, और जो मजलूम तबकात हैं, जो सताए गए हैं, उनको साथ लेकर
हमें इस मुल्क को गलत रुख पर जाने से रोकने की कोशिश करना होगा। जिस तरह हमने मुल्क को आजाद कराया, उस वक्त सब ने मिलकर अपने अपने धर्म, अपने मजहब, अपनी आस्था, अपने अकीदे, अपनी विचारधारा पर रहते हुए लोगों ने ये गुलामी से आजादी की जंग लड़ी। आज भी तकरीबन वैसे ही हालात हैं। आज भी उसका यही मॉडल काम करेगा कि इस मुल्क में हर मजहब के मानने वाले लोग अपने अपने मजहब पर रहते हुए, अपने अपने मजहब पर अमल करते हुए, दूसरों के लिए आदर और सम्मान और रिस्पेक्ट का जज्बा रखते हुए, जरूरी नहीं है कि हम दूसरों की बातों से इत्तफाक करें या सहमति हो, लेकिन जो हमारा कॉमन एजेंडा है कि इस मुल्क को नफरत के रास्ते पर जाने से रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। तो मैं अर्ज करूंगा कि यह आजादी की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी लड़ाई है जो अब इस मुल्क में हमको सब मिलजुल कर लड़नी है। और अपनी अपनी पहचानों के साथ, जिस तरह हमने पहले मुल्क को आजाद कराया, अब इस मुल्क को ब्रिटिशर से नहीं बल्कि इस मुल्क को फासिज्म से, नफरत से आजाद कराने की जद्दोजहद हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि फासिस्ट लोगों का ये एक तरीका रहा है कि वो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत बनाकर पेश करते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं कि पूरा मुल्क, पूरा देश उनके साथ है। ये बहुत बड़ा झूठ है। पूरा मुल्क, पूरा देश उनके साथ नहीं है। लेकिन फासिस्ट लोगों का ये तरीका है कि वो ऐसा माहौल, ऐसा परसेप्शन पैदा करते हैं। हमें इस गलत परसेप्शन को एक्सपोज करना चाहिए कि नहीं, इस मुल्क में नफरत का एजेंडा चलाने वाले, इस मुल्क को गलत रुख पर ले जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत बड़ी तादाद उनके इस गलत एजेंडे पर खामोश है। उस खामोश अक्सरियत को, मेजॉरिटी को, उसको मोबिलाइज करने की जरूरत है कि वो खामोश न रहे बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। और उठा रहे हैं लोग, लेकिन एक बड़ी तादाद अभी भी खामोश है। जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने भी बहुत सही इशारा किया, मैंने उसको 3 अल्फाज में जोड़ने की कोशिश की कि इस वक्त जो हमारा निज़ाम और इस मुल्क का जो सिस्टम जिस तरह के लोगों के हाथ में है, हालांकि वो हमारे ही भाई हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन गलत रास्ता उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी का और फिरौन का रास्ता उन्होंने अपनाया है। जब वो रास्ता अपनाएंगे तो वो सिर्फ मुल्क को तबाह नहीं करेंगे बल्कि वो खुद भी तबाही से दो चार होंगे। हमें मुल्क को बचाने की कोशिश करना है। 3 किस्म का एक कॉम्बिनेशन, कॉरपोरेट, जिसकी तरफ प्रोफेसर साहब ने भी इशारा किया, कॉरपोरेट, कम्युनल एंड क्रिमिनल, ये 3 सी इस वक्त काम कर रहे हैं। कॉरपोरेट, कम्युनल एंड क्रिमिनल कंबाइन है इस वक्त, जो इस मुल्क को, जिसने अपने जबड़ों में पकड़ लिया है, इस कॉरपोरेट, कम्युनल और क्रिमिनल कंबाइन से इस मुल्क को आज़ाद कराने की हम सब की जिम्मेदारी है। और हम तो अल्लाह को मानने वाले, आखिरत को मानने वाले और ये मानने वाले कि अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है और इस पर यकीन रखने वाले कि अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता, जालिम को बर्दाश्त नहीं करता। ये यकीन रखते हुए हम अपनी कोशिश और जद्दोजहद करेंगे कि इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमारे ऊपर इस वक्त जुल्म हो रहा है, बल्कि इस वजह से कि यह मुल्क गलत राहों पर जा रहा है, यह मुल्क तबाही के रास्ते पर जा रहा है। और इस मुल्क को बचाना और इस मुल्क की आवाम की खैरखाई का तकाजा यही है कि हम इस मुल्क में आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारा और म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4 वैल्यूज दिए गए हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी,
वैसे तो ये चारों वैल्यूज ही आज खतरे में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरे में आज फ्रेटर्निटी है। इस फ्रेटर्निटी को, जो हमारे दस्तूर की वैल्यू भी है, इस्लाम की वैल्यू भी है, और इस इंसानी समाज की एक मजबूत सच्चाई भी है कि इंसानों को आपस में आपसी मोहब्बत और प्रेम के साथ रहने की जरूरत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए। मायूस होने की जरूरत नहीं है, लोगों को मायूसी से निकालने की जरूरत है। ये ताकतें आज मजबूत जरूर हैं, लेकिन इन ताकतों को, नफरत के इस एजेंडा पर चलने वाली ताकतों को रोकना मुमकिन है, और यकीनन आखिरी अंजाम जालिमों का वही होता है जो फिरौन का हुआ, जो हिटलर का हुआ। अल्लाह ताला हमारी मदद और नुसरत फरमाए। मैं एक बार फिर हमारे प्रोफेसर वी.के. त्रिपाठी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे लिए एक रास्ता आपने यहाँ दिखाया। जज़ाकल्लाह।